What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक आसान से क्वेश्चन के साथ में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? सबसे पहले बात की जा रही है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में। ये यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है 18 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप लोग पंचायत के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है, हमारी कंट्री में 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल कर आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके द्वारा हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया। तो 74th जो बोला गया ये गलत बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट है कि 18 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। 18 ईयर तो देखिए वोट डालने के लिए आप लोग की होनी चाहिए, पर लेकिन अगर आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं तो वो 21 ईयर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें, वो म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है हमारी कंट्री में। और ये जो एक्ट थे ये 1992 में हमारी कंट्री में आए थे, जिसके द्वारा जो डेमोक्रेसी है उसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने की बात की गई है। तो इसी के चलते ये कई बार न्यूज में रहता है, जहां पर भी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड इलेक्शन वगैरह कुछ न्यूज में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें आप लोग को वहां पर नजर आएगी। पर अभी न्यूज में किस लिए था? अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ जो स्टेट पंचायत एक्ट है 1993 का, उसमें अभी यहाँ पर चेंज किया गया है। उसमें चेंज जो किया गया है, उसमें चेंज ये किया गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन भी अवेलेबल होने चाहिए पंचायत के अंदर में, यानी कि उनको भी फोकस देकर चलना है, ये नहीं कि उनको आप लोग इग्नोर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज में था, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहा है गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नॉर्मल चावल आप लोगों ने खाए होंगे, और ये यहाँ पर गोल्डन राइस। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये बायोफोर्टिफाइड राइस वेराइटी है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये बीटा कैरोटीन आप लोगों को इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा, जो कि गोल्डन कलर इसको देता है। तीसरा बोला गया यहाँ पर ये विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफिल करने का काम करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 1 to 3, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है सी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये एक बायोफोर्टिफाइड राइस वैरायटी है। बायोफोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? जब किसी भी आप लोग प्रोडक्ट की इस तरीके से नेचुरल तरीके से उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करते हैं, ताकि इफेक्टिवली और अच्छे से उसको यूटिलाइज किया जा सके, तो वो बायोफोर्टिफाइड होता है। यानी कि जिस तरीके से राइस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा विटामिन ए की यहाँ पर क्वांटिटी उसको बढ़ाई जा रही है, ताकि विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है उसको कम किया जा सके। बीटा कैरोटीन की बात की जा रही है यहाँ पर, ये इसका जो गोल्डन कलर है ये यहाँ से निकल कर आता है। एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा दिमाग में कि ये न्यूज में किस लिए है? बांग्लादेश वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसके द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया प्लांटेशन करने के लिए गोल्डन राइस की। तो ये एक तरीके से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो राइस है यहाँ पर बीटा कैरोटीन कंटेन करते हैं यहाँ पर, जो कि अब आप लोगों को यहाँ पर विटामिन ए की डिफिशियंसी भी यहाँ पर कम होती नजर आएगी। तो जिस तरीके से जैसे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि मीजल्स, तो उसमें ये काफी हेल्प करेगा उसको दूर करने में। और कई सारे बच्चों के अंदर जिसके अंदर विटामिन ए की जो कमी होती है उनको भी यहाँ पे एज ए डाइट के तौर पर इसको सजेस्ट किया जा सकता है। तो बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री बन गया इसको इंप्लीमेंट करने वाला। आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बात कर रहा है, ये है संगाई डियर के बारे में। तो संगाई डियर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले बात की जा रही है जो संगाई डियर है यहाँ पर, ये इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये संगाई डियर इंडेमिक और इंडेंजर्ड सब स्पीसीज है, जो कि ब्राउन एंटी लेयर्ड डियर जो फाउंड किया जाता है मणिपुर के अंदर, ओनली मणिपुर के अंदर फाउंड किया जाता है इसको, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से इसको लिस्टेड किया गया है। तीसरा बोला जा रहा है कि ये स्पीसीज है ओनली, ये है यहाँ पर केबुल लैमजो नेशनल पार्क में आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि IUCN की जो लिस्ट है उसके हिसाब से इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो अभी क्रिटिकल स्टेटस में नहीं पहुंचा है, अभी इंडेंजर्ड के स्टेटस में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैबुल लैमजो नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मणिपुर के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये इसका स्टेट एनिमल भी है, तो इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह भी सेलिब्रेट किए जाते हैं मणिपुर के अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कंफ्यूजन में डालने के लिए, तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर भी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था, आप लोगों ने देखने को मिला महाराष्ट्र में अभी किस तरीके से जो प्रेसिडेंट रूल वहां पर हटाया गया और क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिली, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है और एडवाइस करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को। ये यहाँ पर रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961, इसमें प्राइम मिनिस्टर परमिट कर सकता है एक तरीके से डिपार्चर करने के लिए। जो रूल है उसमें जो अगर कोई नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर होती है, तो कौन सा रूल है जो पावर देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, आप लोग को ये बताना है कोई नेसेसरी कंडीशन के अंदर में। तो रूल 12, रूल 13, रूल 14 या रूल 9। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो है यानी कि रूल 12। तो रूल 12 यहाँ पर ये पावर देता है जिसके बेस पर चीजों को चेंज किया जा सकता है। तो रूल 12 को देखते हैं यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट को यहाँ पर सजेस्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक तरीके से जो महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर यानी कि प्रेसिडेंट जो रूल था उसको हटाने की बात की गई, तो उसी के चलते ये स्पेशल पावर आ गई प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, जिसमें यहाँ पर डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी होना जरूरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पर सलाह मशवरा करके सारी चीजें की जा सकती हैं। तो इसके चलते ये न्यूज में था, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो, आंसर ए हो गया, यानी कि आंसर है यहाँ पर रूल 12। और रूल 12 किसका है यहाँ पर? ये रूल 12 यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस रूल 1961 का रूल 12, ये काफी न्यूज में था, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो गया। आगे चलता हूँ। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है रिव्यू पिटिशन के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? जो कि रिव्यू पिटिशन होती क्या है? रिव्यू पिटिशन उसको बोलते हैं जब कोई जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसे कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर से उसको रिव्यू करने की बात की जाती है। तो अभी सबरीमाला टेम्पल के लिए रिव्यू पिटिशन की बात की जा रही है। इसी के साथ में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला केस था उसके लिए रिव्यू पिटिशन की बात की जा रही है। तो उसी के चलते ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर पावर करता है रिव्यू पिटिशन के लिए कि अपने ऑर्डर को रिव्यू किया जाए एज पर द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर। और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर ये ओनली एग्रीव्ड यहाँ पर है कि रूल कैन कर सकते हैं कि रिव्यू के लिए, ठीक है ना। 1996 की अगर बात करें, रूल फ्रेम किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिव्यू पिटिशन विद इन 45 डेज में आप लोग यहाँ पर ऑर्डर जब आता है उसके लिए आप लोग फाइल कर सकते हैं। तो सही आंसर कौन सा है? ए बी सी एफ डी। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो फिर यहाँ पर सही आंसर हो गया ए में यहाँ पर आर्टिकल 137 आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन भी सकता है। ये पूछ ले जाएगा कि रिव्यू पिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, तो ये है आर्टिकल 137 आर्टिकल यूज किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर एज पर द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ओनली जो पर्सन है यहाँ पर वो एग्रीड पर्सन की बात की जा रही है। तो ओनली पर्सन नहीं, यहाँ पर एनी पर्सन जो भी यहाँ पर एग्रीड होगा वो यहाँ पर आकर इसमें एक तरीके से रिव्यू के लिए बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी स्टेटमेंट आप लोग थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। और 30 डेज है यहाँ पर टोटल मिलाकर, 45 डेज नहीं है। 30 डे के अंदर अंदर अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा यहाँ पर लेट हो जा रहा है तो फिर रिव्यू पिटिशन आप लोग नहीं डालेंगे, यानी कि 30 डे का टाइम दिया जाता है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या आप लोग रिव्यू पिटिशन चाहते हैं या फिर नहीं। उसके बाद में फिर रिव्यू पिटिशन को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत में तो गुजरात को इन्वेजन करने का कौन सा रीजन था दिल्ली सल्तनत के द्वारा? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से गुजरात को एनेक्स किया गया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पहला बोला गया कंट्रोल ऑफ द पोर्ट, यानी कि गुजरात पर अगर कंट्रोल होगा तो पोर्ट पर कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का।
फर्टाइल लैंड यानी कि एक तरीके से उपजाऊ भूमि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसकी वजह से उस पर कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलते हैं यहाँ पर राज्य के लिए। कंट्रोल जो यहाँ पर सप्लाई ऑफ द हॉर्सेज यानी कि जो घोड़े होते हैं उनकी सप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर कोई गाड़ी तो होती नहीं थी, हवाई जहाज गाड़ी या फिर ड्रोन वगैरह जो आप लोग यूज कर रहे हैं। उस टाइम पर क्या था, ओनली घोड़े थे जो मेन साधन था एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का। आप लोगों को अगर कहीं पर संदेशा भी भेजना है तो भी घोड़े ही यूज किए जाते थे। तो उसके चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पर सही, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 1 2 एंड 3। ए बी सी एफ डी सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये सारे रीजन थे यहाँ पर जिसके चलते जो इन्वेजन किया गया गुजरात का यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आक्रमण किया गया और 13th सेंचुरी की बात यहाँ पर की जा रही है दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है रामानुजम के बारे में। तो फेमस जो भक्ति सेंट थे रामानुजम, उनके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को ये बताना है। पहले बोला गया कि यहाँ पर जो साल्वेशन ग्रेस ऑफ द गॉड मोर इंपॉर्टेंट था देन द नॉलेज अबाउट हिम, यानी कि गॉड पर ज्यादा फोकस था एज कंपेयर टू नॉलेज पर। अगर इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति पर ज्यादा फोकस था एज कंपेयर टू नॉलेज के बारे में। ये एक तरीके से लिंक है भक्ति सेंट के ट्रेडिशन जो वेदास है उसके साथ में, यानी कि इनके साथ इनके द्वारा लिंक कोशिश करने की कोशिश की गई है जो वेदास के साथ में जो ट्रेडिशन है उसके साथ में। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर यह सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो इसके चलते दोनों आंसर यहाँ पर सही है। तो देखिए श्री रामानुजम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 10-17 से लेके 11-37 ये सीई तक इनका ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेंट फिलोसफर अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अगर बात करें श्री वेस्टर्निज्म के एक तरीके से फॉलो करने की बात की जाती है। यहाँ पर रामानुजम जो है वो साल्वेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे एज कम्पेयर टू नॉलेज की अगर बात करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये भक्ति ड्यूरेशन में एक तरीके से लिंक के तरीके से भी इनको देखा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। भक्ति मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट पोर्सन है आप लोग का। अगर आप लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैनिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि सही आंसर नहीं है, आप लोग को ये बताना है। बोला गया कि इसने कंडेम्ड किया जो वर्ना सिस्टम हुआ करता था पुराने टाइम में, तो इसके द्वारा उसको कंडेम्ड किया गया है, यानी कि ये उसको फॉलो करने के मना करता था, उसकी निंदा करता था। वर्ना सिस्टम जो था शूद्र वगैरह एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि जैसे ये सैंत हो गए, ये शूद्र हो गए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब पर्टिकुलर वो नहीं आता है कि ये शूद्र हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये वैश्य हो गए, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्राकृत जो लैंग्वेज है ये यूज की जाती थी इसकी जैनिज्म की जो डॉक्ट्रिन है उसको पढ़ाने के लिए। तीसरा बोला जा रहा है कि इसके द्वारा बिलीव किया जा रहा है यहाँ पर एस्ट्रे ऑफ लाइफ के बारे में, एक तरीके से सीधा साधा जीवन आप लोग बोल सकते हैं। चौथा बोला जा रहा है कि ये नोट रिसीव पैटर्नेज फ्रॉम द, जो भी यहाँ पर एक तरीके से जो स्टेट हुआ करता था, यानी कि एक तरीके से जैसे बुद्धिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, पर जैनिज्म को इतने ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे कि राज्य इनको सपोर्ट कर रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ए में ए बी सी एफ डी। तो आंसर है ए, वर्ना सिस्टम को इनके द्वारा कंडेम्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो वर्ना सिस्टम जैनिज्म डिड नॉट कंडेम्ड वर्ना सिस्टम एज बुद्धिज्म डिड, यानी कि बुद्धिज्म के द्वारा वर्ना सिस्टम को कंडेम किया गया है। तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बुद्धिज्म ने कंडेम किया है पर जैन ने इसको कंडेम नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है ये प्राकृत लैंग्वेज यूज की जाती है, तो जिसको पढ़ाने के लिए बेसिकली, ठीक है ना। तो अडेप्ट की गई यहाँ पर ये कॉमन लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं, जो लोगों तक आसानी से पहुंच सके, उसके ऊपर फोकस किया जाता था। यानी कि आज के डेट में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर जापानीज में देने लगूं तो कितने लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एक भी नहीं शायद। तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं है उसका, पर लेकिन हिंदी जो है सब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो इसलिए आसानी से आप लोग वो चीजें आप तक पहुंच पा रही है। तो कॉमन लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की जाती है जहां पर लोगों को पढ़ाने की बात आए, ठीक है। सीधे साधे जीवन में ये फोकस देते थे, ज़्यादा ताम झाम वाला जीवन इनको पसंद नहीं था, और राज्य से इनको पैटर्नेज नहीं मिलता था बेसिकली, जैसे बुद्धिज्म को मिला करता था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ना सिस्टम को नहीं क्रिटिसाइज करते थे, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि आप लोगों को जो पोएट है और जो उनके कॉन्टेम्परेरी जो किंग हुआ करते थे उनके साथ में मैचिंग की बात की जा रही है। पहली बात की जा रही है तुलसीदास अकबर के ड्यूरेशन में, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, सूरदास, शाहजहां।
तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जो मैच कर रही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी, ये इनके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तुलसीदास अकबर के टाइम पर थे, अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थे, समझ में आता है। पर लेकिन 15 सेंचुरी में देखने को मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर सूरदास, तो शाहजहां के ड्यूरेशन में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। बेसिकली कई बार तो इनके बारे में कंफ्यूजन भी रहता है कि ये कहाँ पर बोर्न हुए थे। मैनी अदर जो बिलीव करते हैं सूरदास जो थे ये ब्रज में, कोई मथुरा की बात करते हैं, कोई यहाँ पर इसके बारे में कुछ और बताते हैं, ठीक है। कई बार सारे बोलते हैं कि ये दिल्ली के पास में पैदा हुए थे, तो इसके चलते कई सारे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो गया, सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। साधारण सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने अपने आसपास भी इसके बारे में सुना होगा कि लोकल टाइम अगर किसी जगह का आप लोगों को जानना है तो कैसे आप लोग जानेंगे? ओवरहेड सन एट द नून, यानी कि जब सर पर होता है सूरज उस टाइम से उसे का पता लगता है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तीसरा बोला जा रहा है लेंथ ऑफ डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। चौथा बोला जा रहा है पोजीशन ऑफ पोल स्टार। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर ए। जब मानते हैं कि ऊपर हो गया जब सर के सूरज, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों ने इस कई बार सुना भी होगा। अगर पोल स्टार के बारे में बात करें तो ये डायरेक्शन को बताता है, ना कि टाइम को। अगर आप लोगों से कोई पूछे डायरेक्शन के बारे में तो पोल स्टार जो होता है यहाँ पर ये आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में बताएगा। लोकल टाइम के बारे में आप लोगों को सूरज बताएगा जब सर के ऊपर सूरज रहता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एज ए कॉमन सेंस के बेस पर इंटरव्यू में भी, कि कौन सा यहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है।